खैर भाई ये कहना गलत तो नहीं होगा कि मार्वल और डीसी यूनिवर्स के अलावा एक और ऐसा यूनिवर्स है जिसकी हमें परवाह करनी चाहिए, वो है मॉन्स्टरवर्स। देखो हालांकि ये यूनिवर्स इतना बड़ा तो नहीं है, लेकिन भाई इसके बारे में बात की जा सकती है। हाल ही में इस सीरीज से बहुत सारी चीजें पता चलती हैं जिनको डिस्कस करना तो बनता है। खैर अभी तक तो मैं बता दूं कि भाई 2014 से ये मॉन्स्टरवर्स शुरू हुआ था। हालांकि पुरानी मूवी तो बहुत चल रही है, लेकिन एक ऑफिशियली एक अच्छा खासा जो यूनिवर्स बिल्ड होता है वो 2014 से होना शुरू हुआ है। हालांकि देखा जाए तो इस यूनिवर्स की क्वांटिटी अभी कम है, लेकिन भाई क्वालिटी के मामले में अच्छा कर रहे हैं। खैर इस मॉन्स्टरवर्स में तुम्हें गॉडजिला 2014 वाली देखने मिलेगी, किंग ऑफ मॉन्स्टर 2019 में, और स्कल आइलैंड 2017 में देखने मिलेगी, और सबसे बड़ी मूवी गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग 2021। अब आ रही है गॉडजिला एक्स कॉन्ग द न्यू एम्पायर, जिसके भाई स्टेक इन सबसे ज्यादा बड़े हैं। और ऊपर से हाल ही में आई मोनार्क लेगेसी और मॉन्स्टर भी तुमको देखना पड़ेगी, जो कि भाई मॉन्स्टरवर्स को एक नया चेहरा देती है, एक नए पर्सपेक्टिव बिल्ड करती है, जो कि भाई मूवी में आमतौर पर मिसिंग ही रहता है। मोनार्क और टाइटन्स को लेकर और भी चीजों को एलैबोरेट करती है, जिससे तुम्हें यह पता चलेगा कि भाई इन मॉन्स्टर की लड़ाई में मजा तुमको आता है, लेकिन इंसान पे क्या बीतती है, वो इनर ट्रॉमा क्या होते हैं, उनकी परेशानी क्या होती है। एक रात में उनका घर उजड़ जाता है, सिटी काम का सब कुछ छोड़ना पड़ता है, वो सारी चीजें तुमको फील होती है। गवर्नमेंट पे पॉलिटिकल प्रेशर क्या रहता है, वो सारी चीजें दिखाई जाती हैं, क्योंकि भाई इंसानों को लगता है कि हम टाइटन्स को खत्म कर सकते हैं, उनको कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब उनको ऐसा लगता है कि वो कुदरत उनके हिसाब से चलती है, यही उनकी सबसे बड़ी भूल है। खैर अपन इस वीडियो में मॉन्स्टरवर्स के सारे इवेंट जो हुए हैं ना उसको क्रोनोलॉजिकल वाइज समझेंगे, जिसमें मुझे लगता है भाई बहुत मजा आएगा। खैर भाई तो बहुत साल पहले जहाँ पर अर्थ का एनवायरनमेंट रेडियोएक्टिव था, यहाँ सारे टाइटन सरफेस पर रहते थे, लेकिन एक दिन मीटियोर क्रैश हो जाता है, जिसकी वजह से अर्थ का नेचुरल रेडियोएक्टिव पावर सोर्स अब खत्म हो जाता है, जिसकी वजह से सारे टाइटन्स को अर्थ के कोर और ओशियन की डेप्थ में जाकर रहना पड़ता है, और वो अर्थ के सेंट्रल पार्ट से ही रेडिएशन एब्जॉर्ब करते हैं, क्योंकि यही उनका खाना है, यही उनका सर्वाइव होने का तरीका है। खैर इसी के साथ बहुत सारा टाइम बीत जाता है। यहाँ पर बात आती है 1926 की। यहाँ पर ह्यूमंस को एक टनल मिलती है, जो कि अपन जानते हैं होलो अर्थ की तरफ जाती है, लेकिन इन लोगों को ऐसा लगा कि इसमें खजाना होगा। यहाँ पर एक टीम बनाते हैं, और आज तक वो टीम लौट कर नहीं आ पाई। खैर इस बात को गवर्नमेंट ने दबा दिया, और ये सब कुछ बहुत सीक्रेट तरीके से चलता रहा। लेकिन भाई 1938 में इनको टाइटन्स होने का एहसास होने लगा था, लेकिन जेर इन्फॉर्मेशन भी अभी क्लासिफाइड थी। लेकिन भाई 1943 में यूएसएस लॉटन शिप का एक एक्सीडेंट होता है, जो किसी अनजान चीज से टकराया था, जिसमें भाई एक ही बंदा बच पाया था, जिसका नाम था बिल रेंडा, जो कि भाई आगे चलकर स्कल आइलैंड पर देखने मिला था, जो कि भाई 1973 में मर गया था। खैर उसी के एक साल बाद 1944 में स्कल आइलैंड पे एक अमेरिकन और एक जापानीज का एक एरियल कॉम्बैट क्रैश हो जाता है, लेकिन ये दोनों अपने देश को रिप्रेजेंट करते हुए लड़ रहे थे। लेकिन तभी इनकी मुलाकात होती है कॉन्ग से, और इनके लड़ने का मोटिव ही बदल जाता है। यहाँ इसके बाद की स्टोरी तुमने स्कल आइलैंड में देखी है कि वो दोनों कैसे एक साथ हुए और एक साथ वो स्कल आइलैंड पर रहे। यहाँ पर इसी के एक साल बाद 1945 में हिरोशिमा बॉम्बिंग होती है, जिससे भाई अपना एक टाइटन जाग जाता है, जो कि था गॉडजिला। फिर यहाँ पर 1946 में मोनार्क ऑर्गेनाइजेशन को बनाया जाता है, जिसकी फंडिंग सीधे प्रेसिडेंट हैरी ट्रूमन करते हैं। यहाँ पर यह बात भी उठाई जाती है कि यूएसएस लॉटन शिप के इंसिडेंट के बारे में और जांच करी जाए, उस पर स्टडी करी जाए, वो कैसे शिप वहाँ पहुंचा और किसने अटैक किया था। क्या सीधा मोनार्क लेगेसी और मॉन्स्टर अच्छी तरह 1952 को दिखाती है। यहाँ पर भाई मोनार्क बिल रेंडा को रिक्रूट करती है, और यहाँ पर एक जापानीज साइंटिस्ट भी थी जिसका नाम था कियोको मियोरा, जो कि इस मोनार्क की रिसर्च को आगे बढ़ाती है। उसी के साथ ली शो देखने मिलता है, जो कि भाई यूएस आर्मी की तरफ से कियोको की प्रोटेक्शन के लिए आया था। यहाँ इनको यूएसएस लॉटन शिप मिल जाता है, जिस पर भाई 1943 में अटैक किया गया था। फिर यहाँ पर इनको एक खेत में गॉडजिला का फुटप्रिंट मिल जाता है, जिसकी मदद से भाई यूएस आर्मी से इनको फंडिंग भी मिलती है और कुछ इक्विपमेंट भी मिलते हैं। लेकिन पहले यूएस आर्मी इनको देने से मना कर रही थी, लेकिन भाई जब इनको यह बताया गया कि टाइटन्स वाला जो मामला है वो ग्लोबल सिक्योरिटी का मामला है, ये टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म एग्जिस्टेंशियल थ्रेट बन सकते हैं, तो यूएस कोई चांस न लेते हुए 1954 में इन्होंने बिकनी एटोल पे एक हाइड्रोजन बॉम्ब जिसका नाम था कैसल ब्रावो, उससे भाई गॉडजिला को मारने की कोशिश करी, क्योंकि उस वक्त गॉडजिला इनकी नजर में एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट था। और भाई इतिहास गवाह है, आदमी उसी चीज से डरता है जिसको वो समझ नहीं पाता है। यार उनको लगा उन्होंने गॉडजिला को मार दिया है, लेकिन इसके एक साल बाद 1955 में गॉडजिला को जापान में देखा गया था, और यहाँ यूएस आर्मी को पता चला कि उनका सबसे बड़ा बॉम्ब भी गॉडजिला को नहीं मार पाया। ये टेंशन का मामला था इनके बीच। खैर इसी बात से पूरा मोनार्क हिला हुआ था। उसके बाद इस पर रिसर्च होती है, और 1958 में बिल रेंडा ने दिमाग लगाया कि टाइटन्स कैसे ट्रेवल कर रहे हैं, वो भी इतनी फास्ट। यहाँ पर भाई एक चींटी की मदद से इसको एक आइडिया मिल जाता है, जहाँ इसको हॉलो अर्थ का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है। लेकिन भाई रिसोर्सेज ना होने के कारण ये लोग रिसर्च इतनी कर नहीं पाते हैं, तो एक तरह की ये थ्योरी ही मानकर चलते हैं। तो देखा जाए तो भाई हॉलो अर्थ का कॉन्सेप्ट 1958 में ढूंढ चुके थे ये लोग। फिर टाइम आता है 1959 का कजाकिस्तान। यहाँ इनको एक रेडिएशन वाली जगह मिलती है, और यहाँ पर एक टनल भी मिलती है,
यहाँ पर कुछ क्रिएचर्स के अंडे रखे हुए थे और अनफॉर्चुनेटली इनमें इनकी रिसर्च करते वक्त क्योमीरा उस टनल में गिर जाती है। उसके बाद 1962 में इनको एक टनल मिलती है जिसको ये प्रोजेक्ट हावरग्लास बुलाते हैं और उसमें जाने के लिए एक गामा रेडिएशन सिमुलेटर लगाना पड़ता है की मदद से भाई टाइटन जिसका नाम था इयॉन ड्रैगन उस सिमुलेटर के पीछे आने लगता है। खैर उस टाइटन की मदद से ही ली शॉ और 3 लोग एक कैप्सूल में बैठकर नीचे चले जाते हैं। खैर यहाँ पर शॉ के जाने के बाद ऊपर का मामला बिगड़ जाता है जिसकी वजह से शॉ वापस नहीं आ पाता है। अब यहाँ पर बिल रैंडा अकेला रह गया था और भाई ऊपर से मोनार्क की फंडिंग भी रुक चुकी थी क्योंकि रिसर्च करने के लिए कुछ था ही नहीं। खैर उसके बाद 1973 का टाइम आता है यहाँ पर बिल रैंडा स्केल आइलैंड जाता है जो तुमने स्केल आइलैंड मूवी में देखा ही होगा। यहाँ पर कॉन्ग से हमारा पहला इंटरेक्शन होता है। यहाँ पर मूवी के लास्ट में तो यही बताया जाता है कि मोनार्क से सब कुछ छुपाया जाएगा लेकिन समहाउ वो तो बाहर आ ही जाता है। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट पार्ट तब आता है यहाँ पर 1982 में ली शॉ को जापान में देखा जाता है। यहाँ पर वो जख्मी हालत में वहाँ पर इनको मिलता है और पता चला कि हावरग्लास मिशन के दौरान ली हॉलो अर्थ से अलग होकर किसी और रियल में पहुंच गया था। यहाँ की टाइम की गति कुछ और चलती थी। इट्स लाइक इंटरस्टेलर मूवी। यहाँ पर ली शॉ उसमें 20 मिनट रुका या 1-2 दिन रुका लेकिन भाई अर्थ के लिए पूरे 20 साल निकल चुके थे। उसकी एज नहीं बढ़ी थी तो उस पर रिसर्च करने लग गए। जिसके बाद मोनार्क ली शॉ को रेस्ट ऑफ द लाइफ उसको हाउस अरेस्ट कर देता है, मतलब मोनार्क की प्रिजन टाइप रख देता है। खैर उसके बाद 1988 में जो ब्रॉडी जापान का एक रिएक्टर प्लांट में एक न्यूक्लियर फिजिसिस्ट था। यहाँ उसकी वाइफ सैंड्रा ब्रॉडी भी थी जो रिएक्टर में कुछ गड़बड़ी के चलते मारी जाती है और आने वाले 15 साल तक जो ब्रॉडी का शक था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, मतलब कुछ ऐसा हुआ था उस दिन जो हमसे छुपाया जा रहा है और होता भी ऐसा ही है। मोनार्क अपना गंदा गेम खेल रहा था। खैर 1998 के बाद जापान का वो एरिया रेडियो एक्टिव हो जाता है जिसके बाद सीधे 2014 का टाइम आता है जहाँ पर मूटो प्राइम टाइटन जाग जाता है। यहाँ पर उसके नर मादा वाला लफड़ा चलता है, अंडों का लफड़ा चलता है और एक बार फिर गॉडजिला अर्थ को बैलेंस करने के लिए आता है। सैन फ्रांसिस्को में इनकी लड़ाई होती है जिसमें बहुत तबाही होती है और इसी दिन को नाम दिया गया था जी डे यानी कि जी फाट डे। खैर इसके 1 साल बाद 2015 में गॉडजिला किसी डेजर्ट में सो रहा था। इसके बाद केट जो कि बिल रैंडा की ग्रैंड डॉटर थी और ली शॉ जो कि भाई 2015 में मोनार्क के हाउस अरेस्ट से भाग जाता है और वो अपनी जर्नी को एग्जीक्यूट करते करते कजाकिस्तान पहुंच जाता है। यहाँ पर पिछली बार ली शॉ 1959 में कियोको को लेकर वहाँ पर गया था जहाँ पर कियोको गिर गई थी। तो बेसिकली ली शॉ ये करना चाहता है कि वो सारी टनल को बंद करना चाहता है जो हॉलो अर्थ तक ले जाती हैं ताकि टाइटन्स ट्रेवल ना कर पाए और टाइटन्स नीचे ही रह जाएं। खैर यहाँ पर इसी चक्कर में शॉ फिर से नीचे गिर जाता है लेकिन उसके साथ केट भी गिर जाती है। खैर उसके बाद हमको पता चलता है कि ये लोग हॉलो अर्थ तो नहीं पहुंचे हैं, ये पहुंचे हैं एक्सिस मुंडी में। हाँ उसको यही नाम दिया गया है एक्सिस मुंडी पॉइंट जो कि भाई हॉलो अर्थ से डिफरेंट है। यहाँ पर लाइटनिंग पड़ती रहती है, कुछ अलग ही काम चलता रहता है, मतलब मान सकते हो कि अलग रियल में। खैर यहाँ पर नीचे जाके पता चला कि कियोको जो कि 1959 में गिरी थी वो अभी भी जिंदा है और उसके हिसाब से भाई उसने सिर्फ 57 दिन बिताए हैं इस एक्सिस मुंडी में और बाहर के लिए उसके 57 साल गुजर चुके हैं। खैर यहाँ पर ये सारे लोग अर्थ पर वापस लौटने का व्यवस्था बनाने लगते हैं लेकिन इसी बीच आयरन ड्रैगन टाइटन फिर से आ जाता है जो कि भाई इनको एक्सिस मुंडी से निकलने नहीं देता है। लेकिन यहाँ पर अपना सेवियर यानी कि गॉडजिला की एंट्री होती है जो कि भाई आयरन ड्रैगन को मार देता है। और फन फैक्ट की बात बताऊं तो ये लोग 2015 में लैंड हुए थे लेकिन भाई ने एक्सिस मुंडी में 1-1.5 दिन बिता लिया और जब ये लोग वापस पहुंचे तो भाई 2017 लग चुकी थी। और यहाँ पर पता चला कि मोनार्क तो काम कर ही रहा है लेकिन एपेक्स इंडस्ट्री भी सामने आ चुकी है जो कि तुमने गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग में देखी ही होगी। और यहाँ पर पता चला कि वो लोग स्केल आइलैंड के बाहर खड़े हैं और यहाँ पर वो कॉन्ग का कंटेनमेंट जोन बनाने वाले हैं और शायद इसी चीज को 2-3 साल लग जाते होंगे। खैर इसी के साथ बताता हूँ कि 2014 में गॉडजिला ने जो सैन फ्रांसिस्को में लड़ाई लड़ी थी उसमें काफी लोग मारे गए थे। उसी में एक विक्टिम थी जिसने भाई 2019 में एक डिवाइस बनाती है ओरेका नाम से जो कि भाई टाइटन्स को अट्रैक्ट करता था और थोड़ा बहुत कम्युनिकेट भी कर पाता था। यहाँ पर एमा का जो ऑब्जेक्ट था वो ये था कि अर्थ को बैलेंस करना है जिसके लिए वो सारे टाइटन्स को आजाद कर देती है और वो अपने हिसाब से तबाही मचाने लगते हैं। लेकिन इसी के साथ किंग गिडोरा भी आजाद हो जाता है जो कि भाई इन टाइटन्स की 36 बिरादरी का हिस्सा तो नहीं था, मतलब एक फॉल्स किंग था जो इनके बीच रह रहा था। खैर उसको ठिकाने लगाने के लिए अपना गॉडजिला फिर से लौट आता है लेकिन भाई मिलिट्री वाले ऑक्सीजन डिस्ट्रॉयर लॉन्च कर देते हैं जिसकी वजह से अपना गॉडजिला जख्मी हो जाता है और अपना गिडोरा को कुछ नहीं होता है। जिसके बाद इशिरो शेरिजावा अपना बलिदान देते हैं जिसके बाद गॉडजिला को, जिसकी वजह से भाई गॉडजिला फिर से जिंदा हो जाता है और गिडोरा वर्सेस गॉडजिला होता है जिसमें भाई मोथरा द क्वीन ऑफ मॉन्स्टर भी उसकी मदद करती है लेकिन भाई मोथरा को अपना सैक्रिफाइस देना पड़ता है और उसकी एनर्जी गॉडजिला में समा जाती है। जिसके बाद भाई गॉडजिला खुद एटॉमिक बॉम्ब बन चुका था। हालांकि भाई मोथरा की एनर्जी के बिना गिडोरा को वो हरा नहीं पाता। हालांकि गॉडजिला ने सबको हराने के बाद वो बन जाता है, ऑफिशियली इसको टाइटल मिलता है किंग ऑफ मॉन्स्टर का। यहाँ पर बात आती है 2021 के बाद की। यहाँ पर एपेक्स इंडस्ट्री हॉलो अर्थ में जाना चाहती है जिसके लिए उन्होंने एडवांस शिप तो बना
लिए हैं लेकिन उनको रास्ता नहीं पता है। फ्रीजान के दिमाग में आइडिया आता है कि भाई कॉन्ग को अपन एक एंटार्क्टिका में ले जाते हैं, जहाँ पर एक टनल है जो कि भाई सीधा हॉलो अर्थ पे ले जाती है। और वहाँ पर कॉन्ग को वैसे ही बोल दिया गया कि हॉलो अर्थ में तुम्हारे एंसेस्टर रहते हैं, तुम्हें अपना घर मिल जाएगा। यहाँ कॉन्ग इनकी बात मानकर हॉलो अर्थ में एंटर करता है और यहाँ पर कॉन्ग को एक एक्स मिलती है जिसके अंदर एक पंख लगा है जो कि भाई गॉडजिला का है। और भाई उसी टाइम अर्थ पर गॉडजिला एपेक्स इंडस्ट्री तरफ बढ़ रहा था, बिकॉज भाई गिडोरा के 3 सिर थे जिसमें से भाई उसका एक सिर बच गया था जो कि भाई एपेक्स इंडस्ट्री ने ले लिया था और उसी को यूज करके वो मैकेनिकल गॉडजिला को कंट्रोल कर रहे थे, जिससे भाई गॉडजिला को उसके होने का एहसास हो रहा था, जिसकी वजह से गॉडजिला उन पर अटैक करने आ रहा था। खैर उससे पहले हमें कॉन्ग वर्सेस गॉडजिला देखने मिलता है जिसमें गॉडजिला ने अपना पूरा रोला सेट कर दिया कॉन्ग को बीट करके। हालांकि उसने कॉन्ग को जान से तो नहीं मारा, लेकिन हाँ उसने बता दिया कि मैं पावरफुल हूँ। उसके बाद मैकेनिकल गॉडजिला आता है जो कि भाई गॉडजिला को उसकी औकात दिखा देता है। खैर उसके बाद कॉन्ग को समझ में आया कि गॉडजिला अपना दुश्मन नहीं है, ये दोनों टीम अप करते हैं और उसके बाद मैकेनिकल गॉडजिला मारा जाता है। खैर हालांकि मैं ये कहूंगा दोनों ने मिलकर दोस्ती का कदम तो नहीं उठाया है, लेकिन ऐसा कोई लड़ाई भी नहीं है। लेकिन भाई गॉडजिला एक्स कॉन्ग में एम्पायर में शायद इनका एक अच्छा खासा रिलेशनशिप देखने मिले, मतलब दोस्ती वाला। और मुझे लगता है कि भाई गॉडजिला एक्स कॉन्ग न्यू एम्पायर अच्छी होगी क्योंकि भाई इसकी स्टेक बड़ी है। स्कार किंग को देखने में मजा आ रहा है, तबाही तो देखना चाहते हैं अपन, बस अपन को कुछ नहीं चाहिए, अपन को तबाही देखनी है। खैर तुमको ये वीडियो कैसा लगा तुम मुझे कमेंट में जरूर बता देना। तो भाई मिलते रहेंगे।